तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 442 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक फ्यूनरल का सीन, यानी कि शोक समारोह, जहाँ पे फोटो लगी होती है जिचैंग क्वैक की और जीवियोम जिचैंग की फोटो के सामने रोते हुए बोल रहा होता है, बड़े भाई मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं होता। आखिर ये मैं क्या बकवास सुन रहा हूँ? आखिर ये कैसे हो सकता है? न्यूज में आ रहा है कि तुमने मिस्टर नो को जान से मारा है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? और जो जिहान होता है वो भी यहीं पे खड़ा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या सच में बड़े भाई क्या तुम मर गए हो? बेचारे जिहान को तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा होता। जिहान अपने हाथों को कसता है और एक दर्द भरी आवाज में कहता है, बड़े भाई ये सब छोड़ो, मेरे साथ मजाक मत करो। ऐसा नहीं हो सकता कि श्योल का व्हाइट वाइपर इस तरह से मर जाए। मैं ये नहीं मान सकता। आखिर महान व्हाइट वाइपर ऐसी मौत कैसे मर सकता है? ये जो कुछ भी हुआ है मैं इसका। लेकिन तभी टेसो यहाँ पे आता है और जिहान के कंधे में हाथ रख के कहता है, व्हाइट वाइपर हमें इस तरह से छोड़ के चला जाएगा, इस बात के ऊपर मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पे गोंग शॉप जी भी आ जाता है और टेसो माँ को कहता है, टेसो माँ, डॉग ऑफ एंशन, काफी दिनों बाद दिख रहे हो। टेसो कहता है, तुझे देख के लगता है जैसे तुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। क्या तू रोएगा धोएगा नहीं? गोंग शॉप कहता है, क्या सारे दिनों में से आज? नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। हो सकता है जिचैंग और मैं आपस में कई बार लड़े हो, लेकिन अब जिचैंग हमें छोड़ के जा चुका है और अभी मुझे जिचैंग को पूरी इज्जत देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ, आखिर व्हाइट वाइपर को इस तरह से जान से कौन मार सकता है? टेसो कहता है, मैं भी इस मामले को और बारीकी से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है मुझे इससे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। जिचैंग ने अपनी जिंदगी काफी अकेलेपन में जी है। फर्स्ट जनरेशन के अभी यहाँ पे काफी सारे मेंबर इकट्ठा हो रहे हैं। हम सबको आज के दिन जिचैंग को पूरा सम्मान देना होगा अपना। अभी यहाँ पे स्योगुडू वैंग भी आ जाता है और फर्स्ट जनरेशन के काफी सारे बंदे आ जाते हैं। और जब यहाँ इतने सारे लोग आए हैं तो हमारा डैनियल भी यहाँ पे आया होता है। डैनियल अभी जिहान से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि जिचैंग की मौत कैसे हुई है। वैसे भी डैनियल के अलावा ऐसे बहुत कम बंदे हैं जो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिचैंग की मौत कैसे हुई होगी। जैसे डैनियल जिहान को बताता है कि जिचैंग की मौत कैसे हुई होगी, इसके बाद जिहान अपना सर नीचे करके कहता है, एक बार दोबारा से बोल, मेरा भाई क्यों मरा? डैनियल कहता है, ये सब कुछ चार्ल्स चोई ने किया है। शायद कुछ हद तक तुम भी जानते होंगे कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। जिचैंग और मिस्टर नो चार्ल्स चोई के खिलाफ प्लान बना रहे थे, लेकिन किसी गड़बड़ की वजह से चार्ल्स चोई को उनके प्लान के बारे में पता चल गया। इसलिए चार्ल्स चोई आधी रात को यहाँ पे आया था और उसने इन दोनों को मार डाला। जिहान कहता है, क्या मुझे उन दोनों की मौत का बदला लेना चाहिए? डैनियल कहता है, मुझे लगता है तुम्हें जिन्यूंग पार्क को ढूंढना चाहिए। एक बार अगर हमें जिन्यूंग पार्क मिल गया तो तुम चार्ल्स चोई से अपना बदला ले सकते हो। जिचैंग की मौत की वजह से अभी जिहान का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है। जिहान अपनी जगह से उठता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी अब जिन्यूंग पार्क को ढूंढना शुरू करूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे बुला सकते हो। डैनियल पार्क, तू मुझे जहां आने के लिए बोलेगा मैं वहां आ जाऊंगा। व्हाइट वाइपर अब भी जिंदा है। यानी कि जिहान खुद को नया व्हाइट वाइपर बोल रहा होता है। और अब जो डैनियल होता है उसका प्लान होता है वर्कर्स की फर्स्ट एफिलिएट में जाने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लाइटनिंग चोई को, जो अपनी और बाकू नो की पुरानी फोटो देख रहा होता है और कहता है, बाकू नो तो बूढ़े बेवकूफ कहीं के। लाइटनिंग जेक को कहता है जो उसके सामने ही होता है, तुम जरूर बाकू नो को तो जानते ही होंगे। जेक कहता है, हाँ मैंने बचपन में उनको देखा था। वो यादें थोड़ी सी धुंधली हो चुकी हैं, लेकिन मुझे इतना तो याद है कि वो मेरा काफी अच्छे से ध्यान रखा करते थे। उन्होंने चार्ल्स चोई को हराने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि चार्ल्स चोई उनकी ही जान ले लेगा। लाइटनिंग कहता है, बाकू नो अपने पीछे कुछ सबूत छोड़ के गया है। जेक कहता है, क्या सबूत? सच में? लाइटनिंग चोई कहता है, हाँ तुमने सही कहा। मरने से पहले बाकू ने चार्ल्स की कमजोरी मुझे सेंड करी थी और वो जो सबूत है उसका इस्तेमाल करके हम चार्ल्स चोई की बैंड बजा सकते हैं। जेक अभी लाइटनिंग चोई के सामने अपना सर झुकाता है और कहता है, सर आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आप मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं करूंगा। लाइटनिंग कहता है, ऐसी कुछ चीज है जिसका हमें पता लगाना होगा। हमें जिन्यूंग पार्क को ढूंढना होगा। ये वो जगह है अभी जहाँ पे जिन्यूंग पार्क है। एक बार अगर जिन्यूंग को पता चल जाएगा कि तुम गैब्रियोंग के बेटे हो तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और जो एड्रेस लाइटनिंग चोई ने जेक को दिया होता है, जेक उसको देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है अब एक और फाइट होने वाली है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? लेकिन उस वक्त जिस वक्त पुलिस वाले हमें पकड़ के ले जा रहे थे मैं अपनी बिग डील को भी नहीं बचा पाया था। जेक अभी लाइटनिंग के सामने अपना सर झुका देता है। इसके बाद लाइटनिंग कहता है, जेक आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? जेक कहता है, गैब्रियोंग किम फिस्ट के लाइटनिंग चोई, मुझे पता है
आपने मेरे फादर के साथ मिलके कई लोगों से फाइट करी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे सिखाओ, मुझे ताकतवर बनना है। लाइटनिंग कहता है, जेक ये नामुमकिन है और ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी एबिलिटीज के ऊपर शक है कि मैं वो किसी को सिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारे बॉस के कंपैरिजन में मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनके कंपैरिजन में मैं बस एक जंगली कुत्ता हूँ। आखिर एक जंगली कुत्ता एक महान ड्रैगन के बेटे को कैसे सिखा सकता है कुछ? तुम्हें और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए खुद से ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तेरे साथ वो जो बच्चा है दूसरा, उसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। यानी कि जो लाइटनिंग होता है लाइनमैन को सिखाने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि लाइनमैन एक महान ड्रैगन का बेटा नहीं है। इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं लाइनमैन को जो अभी नूडल्स उबाल रहा होता है और खुद से बातें करते हुए बोल रहा होता है, मैं बस नूडल्स बनाने में ही अच्छा हूँ, आखिर मैं बिग डील का हिडन ड्रैगन कब बन पाऊंगा। तभी लाइनमैन के पीछे से लाइटनिंग चोई आता है और कहता है, मैं भी पहले बस तुम्हारी ही तरह हुआ करता था, मैं भी बस बातें ही किया करता था बड़ी बड़ी, मैं बस बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था और तुम्हारी ही तरह अपना मुंह चलाता रहता था। लाइनमैन हैरान होकर कहता है, मिस्टर चोई आप यहाँ पे कब आए? लेकिन लाइटनिंग चोई कहता है, चाहे मैं पहले कैसा भी था लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे लोग मुझे कुछ भी बोले, लेकिन मैं गैप्योंग किम की फिस्ट का लाइटनिंग चोई हूँ। तो बिग डील के हिडन ड्रैगन क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें सिखाऊं? क्या तुम बनना चाहते हो एक असली के हिडन ड्रैगन? और अभी हम देखते हैं लाइटनिंग चोई के पास्ट को और लाइनमैन के प्रेजेंट को आपस में मिलते हुए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एली जैंग को, जो यूजिन के सामने एक बैग में काफी सारे पैसे रखता है और कहता है, ये रही इस महीने की कमाई और तुम्हारे वादे के मुताबिक तुम्हें कुछ अमाउंट हॉस्टल में भेजना होगा इससे। यूजिन कहता है, बहुत अच्छे एली जैंग, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम अपने मनी लैंडिंग वाले आइडिया के साथ इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम हमारे लिए गन बन जाओगे। अगर तुम इसी स्पीड से चलते रहे तो तुम 4th एफिलिएट को भी पीछे छोड़ दोगे। वर्कर्स के 5th एफिलिएट, तुम्हारी इस मेहनत के लिए मैं तुम्हें कुछ बोनस देना चाहता हूँ। और अभी एली के साथ यहाँ पे कुछ और बंदे भी खड़े होते हैं और उनमें से एक वैरन भी होता है। इसके बाद एली यूजिन को कहता है, आखिर तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? यूजिन कहता है, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे नहीं पता जब हम चार्ल्स चोई के साथ अपनी जंग की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे सामने कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं। शायद वो मुसीबत डैनियल पार्क हो सकती है। मुझे नहीं पता कि वो फर्स्ट एफिलिएट के साथ क्या करने की सोच रहा है। वैसे ऐसी बात नहीं है कि मुझे फर्स्ट एफिलिएट की चिंता हो रही है, क्योंकि फर्स्ट एफिलिएट पैसे कमाने में और पावर के मामले में काफी ज्यादा ताकतवर है। फर्स्ट एफिलिएट के मेंबर इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो किसी का भी सामना कर सकते हैं, चाहे उनके सामने कैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कोई इमरजेंसी भी आ जाए, वो उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे असली दिक्कत है डैनियल पार्क। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि वो जेम्स ली के ऊपर एक क्लीन हिट मार पाएगा, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। डैनियल पार्क की इसी खासियत की वजह से मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। मैंने बहुत मेहनत करी है ताकि वर्कर्स को कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन डैनियल पार्क की वजह से मैं अपनी काफी एफिलिएट्स खो चुका हूँ और जिस वजह से ऐसा हुआ है मैं सेम वही गलती दोबारा से नहीं करना चाहता। 5th एफिलिएट, कुछ वक्त के लिए अपना मनी लैंडिंग का काम रोक दो और फर्स्ट एफिलिएट की मदद करो डैनियल पार्क को रोकने में। हम 5th एफिलिएट की कॉम्बैट पावर के साथ फर्स्ट एफिलिएट की मदद करेंगे और ये काम हमें आज से ही शुरू करना है। तो खैर यूजिन के कहने में जो एली और वैरन होते हैं वो फर्स्ट एफिलिएट के लिए निकल लेते हैं। ये दोनों फर्स्ट एफिलिएट की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं और आपस में कहते हैं, क्या ये एक हॉस्पिटल है? हाँ, इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है। वो बोल रहे थे कि फर्स्ट एफिलिएट बाकियों से स्पेशल है, चलो अब अंदर चलते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक कार आती है जो कि एली को बस ठोकने ही वाली होती है, लेकिन एली अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता और वैरन चिल्ला के बोलता है, एली अपनी जगह से हटो। लेकिन एली अपनी जगह से नहीं हिलता। ये जो कार होती है इसी को रुकना पड़ता है। ये कार एली के बिल्कुल पैरों के सामने आके रुकती है। इसके बाद इस कार से एक बंदा बाहर आता है और कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? जो बंदा इस कार से बाहर निकला होता है कार का ड्राइवर इस बंदे की सिगरेट जलाते हुए कहता है, सॉरी सर, मैंने कार के आगे उस इंसान को नहीं देखा था, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ऐसे अचानक से ब्रेक नहीं मारूंगा। मिस्टर ली सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और ये जो मिस्टर ली होता है ये और कोई नहीं बल्कि होता है लोगन ली। लोगन अभी एली और वैरन को देख के कहता है, ये क्या, आखिर ये कौन है? अबे तुझे तो अभी अपने हेयर ड्रेसर की दुकान में होना चाहिए था। और जो वैरन होता है क्योंकि उसका भी पहले एक बार लोगन से सामना हुआ था, इसलिए वैरन लोगन को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ये हरामजादा तो वही है, ये अभी पहले से भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। एली कहता है, लोगन। लोगन गुस्से में कहता है, क्या लोगन? साले हरामजादे, क्या मैं तेरा दोस्त हूँ जो तो इतनी कैजुअली मेरा नाम ले रहा है? लेकिन तभी यहाँ पे हैंग्योल बेक आता है जो कि फर्स्ट एफिलिएट का प्रेसिडेंट है। हैंग्योल कहता है, तुम सब के सब प्लीज शांत हो जाओ, मैंने तुम लोगों के बारे में काफी कुछ सुना है। तुम दोनों 5th एफिलिएट का मनी लैंडिंग बिजनेस चलाते हो। लोगन कहता है, क्या 5th एफिलिएट? ये दोनों 5th एफिलिएट में है? हैंग्योल कहता है, तो तुम दोनों को ही यहाँ पे भेजा है हमारी मदद करने के लिए। हैंग्योल एली के पास आता है और उसका चेहरा पकड़ के कहता है, तो तुम हॉस्टल से हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। सच में
तुम्हारा चेहरा लाजवाब है। तो तुम्हारा नाम एली जैंग है और मैं हूँ। एली कहता है, फर्स्ट एफिलिएट के प्रेसिडेंट। हराम के पिल्ले, अपना हाथ मेरे चेहरे से हटा। तभी लोगन अपनी सिगरेट फेंकता है और एली की तरफ आते हुए कहता है, क्या हराम के पिल्ले, तू हराम का पिल्ला है? आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेसिडेंट से इस तरह से बात करने की? अपना मुंह खोल, मैं तेरी जीभ बाहर निकाल लूंगा। इतने में ही जो वैरन होता है लोगन के सामने आ जाता है और कहता है, अबे ओए, आखिर तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? और इस वक्त लोगन वैरन के सीक्यूसी के अंदर होता है। मतलब लोगन ने जहाँ पे थोड़ी सी चूचा करी वहीं वैरन अपना सीक्यूसी चला देगा। इसके बाद एली हैंग्योल को कहता है, क्या तू एक डॉक्टर है लेकिन तू अंडर एज है? हैंग्योल कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे भी हैरानी होती है। और लोगन वैरन को बोल रहा होता है, प्यारे बच्चे, क्या तू मुझसे एक पप्पी लेना चाहता है? वैरन कहता है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं पहले ही तुझसे काफी बात कर चुका हूँ। तभी यहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है, प्रेसिडेंट एक मुसीबत है। हैंग्योल कहता है, क्या मुसीबत, वो क्या है? ये बंदा कहता है, दरअसल आपको कोई ढूंढ रहा है। हैंग्योल कहता है, क्या मुझे ढूंढ रहा है? वेल मेरी बस आज के लिए यही मीटिंग है। जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो कहता है, वो कह रहा है कि वो जिन्यूंग पार्क को ढूंढ रहा है। और जिन्यूंग पार्क का नाम सुन के प्रेसिडेंट थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद लोगन कहता है, क्या जिन्यूंग पार्क को ढूंढ रहा है? आखिर इस बार परेशानी खड़ी करने के लिए कौन आया है? जो बंदा जिन्यूंग पार्क के बारे में पूछ रहा है वो दिखता कैसा है? दूसरा बंदा कहता है, मुझे लगता है आपको खुद ही जाके देख लेना चाहिए। लोगन कहता है, ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। वो साला हरामजादा जो भी होगा मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। और यार यहाँ पे जो बंदा आया होता है वो और कोई नहीं बल्कि ओजी डैनियल होता है, यानी कि लोगन का पिकाचू। और लोगन इस वक्त फर्स्ट एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव बन चुका है और हमारा पिकाचू मास्टरपीस बन चुका है। तो फाइनली जो लोग सालों से एक दूसरे के दुश्मन है एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और जितने भी लोग चैनल और मुझे सपोर्ट करते हैं उनका दिल से शुक्रिया है। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।